नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द कंपनी बाय द नेम ऑफ केप्री ग्लोबल। सो इस वीडियो में हम लोग इस कंपनी के बारे में एक ब्रीफ बैकग्राउंड देखेंगे, इस क्वार्टर में क्या हुआ उसके बारे में देखेंगे, आगे का गाइडेंस क्या दिया गया है मैनेजमेंट की तरफ से वो भी देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं चाहता हूँ इस वीडियो के एंड में, इस कंपनी के बारे में बाकी सब बढ़िया है, ग्रोथ तो बहुत ही अच्छा आ रहा है, लेकिन एक रेड फ्लैग है जो इसके पास से जुड़ा हुआ है। सो इसके बारे में मैं वीडियो के एंड में बात करूंगा, तो जुड़े रहिए एंड तक। सो ये एक ऐसी एनबीएफसी है जो पास्ट में एनबीएफसी फोकस लेंडर हुआ करती थी और पिछले कुछ सालों से जैसे FY22 से इन्होंने अपना गोल्ड लोन स्केल अप करना स्टार्ट किया है और इन्होंने ये गोल्ड लोन इतना फास्ट स्केल अप किया है कि FY21 में इनके बुक में गोल्ड लोन था ही नहीं, लेकिन एज ऑफ FY25 इनका 30% ऑफ द लोन बुक इज गोल्ड लोन। गोइंग फॉरवर्ड बाय द एंड ऑफ FY26 दे एक्सपेक्ट कि इनका गोल्ड लोन लगभग 40% होगा। इनफैक्ट मैंने अभी अभी इस कंपनी का कॉन कॉल अटेंड किया है। मैंने सोचा कि जैसे ही कॉन कॉल खत्म होता है मैं इमीडिएटली अपने नोट्स बना के वीडियो बनाऊंगा। अभी अभी एक्चुअली जस्ट 5 मिनट्स बिफोर ये कॉन कॉल खत्म हो चुका है। कंपनी का लोन बुक है लगभग 21,000 करोड़ का और उनका जो AUM है वो है 27,000 करोड़ का। तो अभी ये लोन बुक में और AUM में क्या फर्क है मैं आपको बताता हूँ। सो ये जो AUM है 27,000 करोड़ का, उसमें लगभग ये जो 6,000 करोड़ आपको दिख रहा है ये को लेंडिंग है। तो ये बैंक तो ये NBFC क्या करती है कि बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या तो बैंक हो या अदर NBFCs हो, उनके साथ मिलके कुछ लोन्स ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो मैनेजमेंट ने भी ये बोला था कि कॉन कॉल में कि दे विल ऑलवेज वांट टू हैव 20% ऑफ को लेंडिंग पार्ट एंड दैट विल ऑलवेज बी देयर। सो जितना भी इनका AUM होगा उसका लगभग 20% ऑलवेज विल बी को लेंडिंग बिकॉज दे सी दैट इट्स अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस फॉर देम। सबसे बढ़िया चीज मुझे इस क्वार्टर के बारे में ये लगी कि भाई प्रॉफिट ग्रोथ वाज ऑलमोस्ट 140%। सो ये बहुत अच्छा चीज था। इनका क्रेडिट कॉस्ट काफी कंट्रोल में और आगे चल के मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि लगभग 0.8 to 0.9% का क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस है। दे एक्सपेक्ट कि इससे तो कम ही आएगा। पहले इन्होंने 0.7% का गाइडेंस दिया था, लेकिन इस क्वार्टर में उन्होंने हल्के से उसको थोड़ा सा बढ़ाया है 0.8 to 0.9%। बट दैट ऑल्सो इज फाइन आई गेस एज लॉन्ग एज दे आर एबल टू जनरेट गुड ROA एंड गुड ROEs। बाकी कंपनी का जो गोल्ड लोन का बिजनेस है वो काफी सॉलिड है। वो एज पर मैनेजमेंट लगभग 55% जो उनके कस्टमर्स है वो रिपीट कस्टमर्स है। जो को लेंडिंग का बिजनेस है वो मैनेजमेंट 20% तक इसलिए रखना चाहते हैं क्योंकि दे थिंक दैट इट्स अ वेरी लेस कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस। उतना ज्यादा कैपिटल डिप्लॉय करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट द रिटर्न दैट दे गेट ऑन द स्मॉल डिप्लॉयड कैपिटल इज वेरी हाई। सो उस हिसाब से ये काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस है एंड दैट्स व्हाई दे वांट टू कीप इट 20% ऑफ देयर टोटल AUM। ये पिछले कुछ सालों में अपने ब्रांचेस बहुत फास्ट तरीके से एक्सपैंड कर रहे हैं और स्पेशली उनके गोल्ड लोन के ब्रांचेस। FY26 का उनका टारगेट था कि उनको पूरे साल में 200 ब्रांचेस ओपन करने थे, लेकिन अगर पिछले Q1 में और Q2 में देखे तो उतने ज्यादा ब्रांचेस अभी तक हुए नहीं है। आई थिंक कुछ हार्डली 20 या 30 ब्रांचेस ही ओपन किए हैं वर्सेस जो उन्होंने 200 ब्रांचेस ओपन करने का गाइडेंस दिया था इस साल में। तो मैनेजमेंट ने इस कॉन कॉल में बोला कि H2 में वो बाकी का जो एक्सपेंशन जो बचा है इस साल का वो H2 में होगा। तो H2 में बल्क ऑफ द ब्रांचेस विल बी ओपन ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द 2 क्वार्टर्स। जस्ट बिकॉज उनके ब्रांचेस इतने फास्ट ग्रो कर रहे हैं, इसका इंपैक्ट हमको उनके कॉस्ट टू इनकम रेशियो पे भी देखने को मिल रहा है। सो बिकॉज ये लोग अपना ब्रांचेस बहुत बढ़ा रहे हैं, उनका ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर काफी हाई है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इस NBFC में देखने वाला। मैं वीडियो के आखिर में ये भी बताऊंगा कि इस कंपनी में क्या क्या चीजें हमको हर क्वार्टर में देखनी है। उन्हीं चीजों के बारे में हम अगले क्वार्टर में भी बात करेंगे। सो कॉस्ट टू इनकम रेशियो इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दिस NBFC कि इसको ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि ये कंपनी बहुत फास्ट तरीके से ग्रो कर रही है। इसी वजह से जो प्रीवियसली ओपन ब्रांच है वो भी इनकम में कंट्रीब्यूट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमको कॉस्ट टू इनकम रेशियो से कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। बात करें इस कंपनी के लॉन्ग टर्म गाइडेंस की तो बाय FY28 उनका एक्सपेक्टेशन है कि उनका टोटल AUM लगभग 50,000 करोड़ होगा, जो कि अभी 27,000 करोड़ है, विच इज ऑलमोस्ट डबलिंग इन द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2 to 3 years। दिस इज अराउंड अबाउट 30% का CAGR एंड उनका ये भी कहना है कि बाय FY28 उनका 16% प्लस का सस्टेनेबल बेसिस पे ROE होगा, जो कि अभी आई थिंक इट इज अराउंड 13 to 14% का ROE। हालांकि उन्होंने बाय द एंड ऑफ दिस ईयर इटसेल्फ उन्होंने ROE का गाइडेंस काफी अच्छा दिया है। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसी साल के एंडिंग में उनका 16% ROE होगा और जो उनका ROA होगा वो लगभग 4 से 4.5% होगा, विच इज अ वेरी गुड नंबर। उन्होंने ये भी बोला है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन में वो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा बहुत उनका गोल्ड लोन्स में उनका यील्ड बेटर हो सकता है। इसके गोल्ड लोन के साथ साथ इनके पास क्या क्या है और है, इनके पास MSME वालों को ये लेंड करते हैं। इसके साथ इनका माइक्रो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है जिसपे थोड़ा सा यील्ड अच्छा होता है और इसके साथ साथ इनका अफोर्डेबल हाउसिंग भी है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो सारे के सारे थोड़े हाई यील्ड टाइप के बिजनेस है बारिंग द गोल्ड लोन। गोल्ड लोन इज नॉट ऑल दैट हाई यील्ड बिकॉज इट इज सिक्योर्ड इन नेचर, बट स्टिल इनका जो यील्ड है वो काफी अच्छा है।
तो वो लोग तो कंपनी ने ये गाइडेंस दिया है कि इस साल में यील्ड भी थोड़ा सा बेटर होगा और कॉस्ट ऑफ फंड भी थोड़ा सा बेटर कम होगा उनका। तो इसके चलते लगभग स्प्रेड्स इनका 35 से 40 बेसिस पॉइंट विच इज अराउंड 0.4% का इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिल सकता है इसमें। इस क्वार्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज भी हुआ है, ये था कि जो कंपनी के सीईओ थे वो मिस्टर राजेश शर्मा थे, वो प्रमोटर फैमिली से ही आते। सो इतने सालों तक राजेश शर्मा वाज द सीईओ हु वाज रनिंग द कंपनी। बट इसी अक्टूबर 7 में ये कंपनी की तरफ से नोटिस आया है कि दे हैव अपॉइंटेड अ न्यू सीईओ एंड दैट न्यू सीईओ इज मिस्टर मोनू पात्रा। वो भी काफी एक्सपीरियंस पर्सन है और ही इज गोइंग टू बी द सीईओ हु इज गोइंग टू बी रनिंग द शो गोइंग फॉरवर्ड। हालांकि राजेश शर्मा इज द प्रमोटर ऑफ द कंपनी, he is going to be there into the company any which ways, but the CEO वाला portion will be taken care of by Mr. Monu Patra। बात करें कंपनी के वैल्यूएशन की, तो बेस्ड ऑन इट्स लेटेस्ट बुक वैल्यू द कंपनी इज ट्रेडिंग अराउंड अबाउट 3.9 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू। एक 1 ईयर फॉरवर्ड की बात करें तो ये लगभग 2.7 to 3x के आसपास का इसका वैल्यूएशन आ रहा है। आई थिंक दिस वैल्यूएशन इज प्रीटी रीजनेबल फॉर द काइंड ऑफ ग्रोथ दैट द कंपनी इज शोइंग। पर्सनली मैं इस कंपनी को अभी नहीं देख रहा हूँ एट दिस काइंड ऑफ अ वैल्यूएशन। ग्रोथ तो कंपनी में डेफिनेटली है, लेकिन आई वुड लुक एट थोड़ा सा डिस्काउंट। लेकिन अदरवाइज आई थिंक द बिजनेस इज क्वाइट सॉलिड। ग्रोथ बहुत अच्छी तरीके से आ रहा है और प्रॉफिटेबल ग्रोथ आ रही है कंपनी में। सब कंपनी में बहुत बढ़िया है। बट अब आते हैं उस रेड फ्लैग की तरफ जिसके बारे में मैंने पहले बात किया था। केपरी ग्लोबल को पहले मनी मैटर्स के नाम से जाना जाता था। 2010 में एक स्कैंडल हुआ था जिसमें LIC हाउसिंग फाइनेंस और काफी सारे पब्लिक सेक्टर एंटिटीज फंसे हुए थे। तो उसमें ये हुआ था कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, जो टॉप नॉच गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, उनका क्रेडिट हिस्ट्री हालांकि उतना खास नहीं था, बट उनको बड़े बड़े लोन्स दिए गए थे जबकि दे वर नॉट एलिजिबल फॉर दोस काइंड ऑफ लोन्स, स्टिल दे वर गिवन वेरी हाई लोन्स। इसमें LIC हाउसिंग फाइनेंस का नाम ऑलरेडी आया था, इट इज ऑलरेडी अ पब्लिक नॉलेज। इसमें मनी मैटर्स वाज इन्वॉल्व्ड एज अ मिडल मैन। So Money Matters was a broker who was kind of making these kind of deals happen। ये जब बाद में पब्लिक नॉलेज में आया तो बहुत बड़ा इशू हुआ था 2010 में। LIC हाउसिंग फाइनेंस के उस टाइम के CEO ने तो रिजाइन भी कर दिया था और इट वाज दैट बिग। सो ये कंपनी का पास्ट रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि हम लोग एक फाइनेंशियल कंपनी के बारे में बात करें। जब भी हम किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करते हैं, कोई भी रिस्क को हमेशा अपने दिमाग में रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि फाइनेंशियल से एक लेवरेज बिजनेस होता है। अगर कहीं पे कोई चीज बुरी आती है तो उसका एक एम्पलीफाइड इफेक्ट हमको देखने को मिल सकता है ऑन एज अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। सो हालांकि ये सिर्फ एक पास्ट है कंपनी का, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अभी भी कंपनी में ऐसे ही प्रॉब्लम्स हो सकते हैं या हैं। इट इज नॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इनफैक्ट मैं तो यही बोल रहा हूँ कि कंपनी का ग्रोथ काफी अच्छा है एज ऑफ नाउ। एंड काफी बार ये भी देखने को मिला है कि जब मेन बिजनेस ही इतने फास्ट रेट से ग्रो करता है तो मैनेजमेंट को भी फ्रॉड करने का मोटिवेशन कम होता है क्योंकि उनका जो मेन बिजनेस है दैट इटसेल्फ इज ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट रेट। अब इस बिजनेस में ट्रैक ये करना है आगे जाके कि ये देखना है कि कंपनी का कॉस्ट टू इनकम रेशियो किस तरफ जाता है। हालांकि मैनेजमेंट ने ये बोला है कि आफ्टर अ कपल ऑफ क्वार्टर्स वो देख रहे हैं कि उनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो विल बी समवेयर अराउंड 47 to 50%। ये कॉस्ट टू इनकम रेशियो एक टाइम पे 65% हुआ करता था। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर यू टू ट्रैक कि कॉस्ट टू इनकम रेशियो कंपनी का ओवर द पीरियड कम होना चाहिए, जिससे नेट प्रॉफिट ग्रो होगा और नेट प्रॉफिट ग्रो होगा तो रिटर्न ऑन एसेट्स बढ़ेगा। इस ईयर के एंड में ही कंपनी ने बोला है कि 4 to 4.5 का एग्जिट ROA होगा फॉर द FY26 इटसेल्फ, जो कि एक अच्छा ROA है। और जो कंपनी ने FY28 के बारे में बोला था वो ROE भी एक्चुअली कंपनी अभी कमा रही है। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। मैनेजमेंट ने ये भी बोला इनका कि इनका जो फी इनकम है वो भी बहुत एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्यों मतलब फी इनकम मतलब इनको कहाँ से आते हैं, कोई लोन ओरिजिनेशन होगा या कोई इंश्योरेंस इन्होंने अपने NBFC से बेचा होगा ड्यूरिंग द लोन डिसबर्समेंट, या जैसे को लेंडिंग वगैरह हो गया, तो इज ऑल फॉर्म अ पार्ट ऑफ द अदर इनकम। तो अदर इनकम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में। तो इससे इनका ROA इज व्हाट द मैनेजमेंट इज गाइडिंग टू बी। ओवरऑल इस कंपनी का कॉस्ट टू इनकम रेशियो भी ट्रैक करना है और ग्रोथ को तो डेफिनेटली ट्रैक करना है कि किस तरह से किस रेट पे कंपनी कंसिस्टेंटली डिसबर्समेंट कर रही है, या जो क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस इन्होंने दिया है कि 0.8 to 0.9%, ये उससे ऊपर तो नहीं आ रहा है। और इन सब का ओवरऑल इंपैक्ट हमको ये देखना है कि कंपनी का ROA और ROE किस दिशा में जा रहा है। दैट्स इट अबाउट केपरी ग्लोबल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय।